हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने राजस्थान जीके की जो सीरीज़ है उसमें सेकंड चैप्टर भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे थे। तो चार मैंने आपको डिवीज़न बताए जो फिजिकल डिवीजन्स हैं। पहला था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पठारी और मैदानी प्रदेश तीसरा और चौथा पार्ट था। तो पहले फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में पार्ट 2 है जिसके अंदर आगे वाले दो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश उनके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो आज ये जो भौतिक विभाजन है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका पार्ट सेकंड है। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करने थे साथ में, तो इस वजह से भी दो पार्ट में, अदरवाइज तो मतलब जो मैदानी प्रदेश है और पठारी प्रदेश है इतना ज़्यादा बिगड़ नहीं है जितना इम्पोर्टेंस मतलब मरुस्थलीय प्रदेश और आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट 2 है आज का, साथ में प्रश्नावली रहेगी भारत का भूगोल। ठीक है, तो पिछली कक्षा के अंदर मैंने आप एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। मैंने बोला था कि ये वनपाल भर्ती के अंदर आया हुआ है प्रश्न। तो इसका आंसर, जो सही आंसर है वो रवि रंजन सिन्हा जी ने दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इनका आंसर ऑप्शन सी, बनास बेसिन। बनास बेसिन बांगर प्रदेश क्या है? देखो, जो मैंने आपको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश बताए थे उसके अंदर था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में चार कौन से थे? घग्गर का मैदान था, शेखावाटी प्रदेश था, गोंडवाना जो भूमि थी या लूणी बेसिन जिसको बोला था मैंने, और आपका जो है जो नागौरी उच्च भूमि थी उसके बारे में बताया था। तो ये सारे जो हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पार्ट हैं। बांगर प्रदेश के अंदर आते हैं, मतलब यहां पहले नदी हुआ करती थी, अभी नहीं आती है। तो अब जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो गई है, पहले उपजाऊ मिट्टी थी। तो बनास बेसिन है, तो बनास बेसिन के अंदर तो बनास नदी प्रवाहित होती है। तो बेसिन जो अभी नदी प्रवाहित हो रही है तो वहां तो नवीन जलोढ़ है, यहां तो नवीन जलोढ़ है, तो ये तो खादर प्रदेश हो गया। इन्होंने एकदम सही आंसर दिया है। अच्छा, बाकियों ने कैसे नहीं दिया भाई? जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको आंसर देना है, जो भी सही हो। आज की क्लास में जो लास्ट में जो आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा उसका आंसर सभी को देना है, ठीक है? अच्छा, तो आज का जो टॉपिक मैंने बताया आपको कि भौतिक विभाजन के अंदर मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक जो स्टोरी बताता हूँ, एक पौराणिक कथा आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये ज्योग्राफी से रिलेट करेगी एक्चुअली। ये पौराणिक कथा है, मतलब राम के अंदर राजस्थान की पृष्ठभूमि को मैं लेकर के आऊँगा। इस परिवर्तन को आप सुनना और अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करना, ठीक है? मतलब ये ज्योग्राफी से रिलेट करूँगा मैं इसको, स्टोरी को। उसके बाद में चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखना, ये पौराणिक कथा के अंदर देखो, रामायण के अंदर क्या होता है कि भगवान राम जो हैं वो माता सीता को लेने के लिए श्रीलंका से जब आ जाते हैं श्रीलंका, तो बीच के अंदर समुद्र पड़ जाता है। वो समुद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जाने की जगह दी जाए। काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन समुद्र जो देवता हैं वो मानते नहीं हैं। तो लास्ट में वो क्या है कि अपना धनुष बाण है वो उठा लेते हैं, ठीक है? धनुष बाण उठा लेते हैं तो इतने ही समुद्र देवता जो है, जल देवता प्रकट हो जाते हैं कि आप जो है ऐसा नहीं करो। तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो जो है धनुष अभी बाण चढ़ा दिए, तो अब तो दागना पड़ेगा कहीं पे भी। तो इन्होंने सुझाव दिया, बाद में सूर्य देवता ने सुझाव दिया कि आप क्या करो कि इसको, ये भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर दाग दो। वहाँ पर क्या टेथिस सागर हुआ करता था, तो वहाँ पर क्या आपकी आप जो बाण को दाग दो, यहाँ पर नहीं करो। ये इन्होंने इनको अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया। तो ये क्या करते हैं कि बाण को उस दिशा की ओर चला देते हैं। अब उस दिशा चलाते ही, पश्चिम दिशा की ओर चलाते ही, वहाँ पर जो टेथिस सागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, वो सूख जाती है ज़मीन और मरुस्थल बन जाता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो वो मरुस्थल बन गया पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो पौराणिक कथा थी, बट एक्चुअल में मैं इसको ज्योग्राफी से रिलेट करूंगा। आप देखना, ये पौराणिक कथा थी, अब इसको मैं ज्योग्राफी से रिलेट करूंगा। देखना, ये पृथ्वी,
इस पृथ्वी का रोटेशन किस डायरेक्शन में रोटेट करती है पृथ्वी? पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेशन करता है। अच्छा, सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, अर्थ का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा के अंदर इसका रोटेशन होता है। कितना रोटेशन? ये मानो आप 1670 किलोमीटर पर आवर, इतनी हाई रोटेशनल स्पीड के साथ में ये रोटेट करती है अर्थ। मतलब अब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना बाद में अपने आप को इससे। पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ रोटेट कर रही है 1670 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इतनी हाई रोटेशनल एनर्जी से पश्चिम के अंदर जो पानी है वो पूर्व के अंदर डिस्प्लेस हो गया। तो पूर्व के अंदर डिस्प्लेस हो गया तो सारी पृथ्वी पर जो पश्चिम का पानी है वो पूर्व की ओर डिस्प्लेस हुआ होगा, फिर ऐसे ही हुआ होगा। तो सारे महाद्वीपों में पश्चिम की ओर जो पानी है वो पूर्व में डिस्प्लेस हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब केवल एशिया महाद्वीप ही ऐसा नहीं है जहां पर पश्चिम में मरुस्थल है, सारे महाद्वीप ऐसे होने चाहिए जहां पर पश्चिम में मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि रोटेशनल तो पूरी पृथ्वी का हुआ है, तो पृथ्वी का हुआ है तो सारे जो महाद्वीप हैं वो पूरे महाद्वीप ही रोटेशन किए हैं, घूर्णन किए हैं। तो देखना आप, इस बात की पुष्टि देखना आप, यहां पर मैंने क्या बताया, भारत के अंदर ये पश्चिम वाला एरिया यहां पर मरुस्थल है। ठीक है, अफ्रीका वाला एरिया पश्चिम के अंदर मरुस्थल है, साउथ अमेरिका पश्चिम के अंदर मरुस्थल है, नॉर्थ अमेरिका पश्चिम के अंदर मरुस्थल है। जो भी महाद्वीप हैं उनके अंदर पश्चिम की साइड में मरुस्थल है, हर में ही। ऑस्ट्रेलिया देखोगे आप, ऑस्ट्रेलिया में भी ये पश्चिम वाला जो एरिया है वहां पर मरुस्थल है। सारे जो भी 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों के अंदर पश्चिम दिशा के अंदर मरुस्थल है। क्यों? उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इनिशियल में मैंने आपको डिस्कस किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर 1912 का सिद्धांत आपको मैंने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर ये ऐसे कॉन्सेप्ट आता है कि मरुस्थल हैं तो किस दिशा के अंदर है, उसका वेरिफिकेशन क्या है। तो ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, पौराणिक कथा अपने आप में पौराणिक है, बाकी ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि पश्चिमी दिशा में ही क्यों है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखना, ये तो एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी था, ध्यान रखना इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं। अर्थ का रोटेशन किस दिशा में होता है, मरुस्थलों के अंदर किस, जो भी मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों की किस दिशा में है, पश्चिम के अंदर हैं। रोटेशनल स्पीड भी अगर पूछे कहीं पे तो 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। मतलब बाइक वाला स्पीडोमीटर देखते हो आप, उसमें 200-300 की स्पीड होती है, तो वो 1670 किलोमीटर पर आवर, ये देख लो, वो रोटेशन करती है उतने हाई रोटेशनल स्पीड के साथ में, उतने तेज घूर्णन करती है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना था? 23%। अच्छा, एक बारी मगिंग अप करा देता हूँ। 61.11 कितना था? मरुस्थलीय प्रदेश था। 9% कितना था? अरावली वाला था। 23% क्या है? पूर्वी मैदानी है। और जो लास्ट वाला है पठारी प्रदेश है, 6.89%। ये कितना है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो थर्ड वाला जो पार्ट है उसको शुरू कर रहे हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना प्रतिशत है? 23% है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो यहां पर नदियां बहती हैं। अभी नदियां, मैदानी प्रदेश है मतलब ग्राउंड लेवल है, वहां पर अभी नदियां बह रही हैं। नदियां बह रही हैं तो वहां की मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी, नवीन जो जलोढ़ मिट्टी वो होगी, और दोमट होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। ये ध्यान रखना। जलवायु कैसी होगी? आर्द्र जलवायु होगी। मैंने बताया था आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये ध्यान रखना कि वर्षा जो है यहां पर कितनी बताई थी मैंने? 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। 0 से 50 सेंटीमीटर तक। यहां हाड़ौती के पठार तक, यहां ये ऐसे बढ़ते बढ़ते 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक इतनी बारिश हो जाती है। इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बनाई एरो की, इस डायरेक्शन में क्या होता है कि जो वर्षा की मात्रा है वो बढ़ती है। तो यहां इसके कंपेयर में पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी बात कर रहा हूं मैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो यहां पर कंपेरेटिवली मरुस्थल से ज्यादा होगी बारिश। कितनी? औसत वर्षा 50 से 80 के बीच में एवरेज, इतनी मरुस्थल के कंपेयर में ये ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे इस दिशा में बढ़ूंगा मैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पर? हाड़ौती का पठार, या इसको ही बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार, पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। अच्छा, तो
तीनों पॉइंट्स हैं वो लिख लेना। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन लिखाया है, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है 4 बेसिन के अंदर मेनली। बेसिन मतलब वो जहां पर नदियां प्रवाहित करती हैं, सिंपल। चंबल बेसिन, माही बेसिन या छप्पन बेसिन भी बोलते हैं, बनास बेसिन या बाणगंगा, ये चारों मतलब जहां पर चंबल नदी बहती है, माही यूटर्न मारती है, माही यहां से इस टाइप से यूटर्न मारती है, ठीक है, बताऊंगा, आप नदियां पढ़ेंगे उसमें। बनास बेसिन, बाणगंगा, ये चारों बेसिन जहां पर ये नदियां फ्लो करती हैं उसके बेसिस पर मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। अच्छा, यहां पर देख लेना, अब मैंने पूर्वी मैदानी प्रदेश बोला है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये वाली है ना, इसके बारे में या यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश आते ही आपका माइंड क्लिक कर जाना चाहिए, ये बाणगंगा मैदान है, बनास है, माही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पढ़ता हूँ इसके अंदर, किसके अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर पहला है चंबल बेसिन। अच्छा, चंबल बेसिन के अंदर एक टर्म दे रखी है डांग, और आपको मैं 2 टर्म बताता हूँ, देखो जो चंबल बेसिन है उससे रिलेटेड, ये डांग और बीहड़, ये टर्म क्या है कि रिपीटेडली यूज होंगी, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि भौतिक विभाजन है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आगे पूरी ज्योग्राफी में यूज होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डांग लिखा हुआ है तो डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम लिखा हुआ आएगा, आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो डांग और बीहड़ के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो डांग है वो होती है, ये जो एरिया है चंबल वाला एरिया, इसके अंदर जो उबड़ खाबड़ भूमि है वो तो होती है डांग, और बीहड़ ये मानो कि दर्रा है, जो बेसिन का दर्रा है ये मानो आप, मतलब जो बेसिन जहां से नदी प्रवाहित करती है उसके बीच में ये गहरी खाई बन गई है। अब इस गहरी खाई को अगर पर्वतीय प्रदेश में होती तो मैं क्या बोलता, इसको दर्रा बोलता, और यही अगर बेसिन के अंदर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बीहड़ बोलूंगा, ठीक है। समझ पा रहे होगी कि बीहड़ और दर्रा क्या डिफरेंस है मतलब। और डांग तो सिंपली मैंने बताया आपको कि उबड़ खाबड़ भूमि है। अब उबड़ खाबड़ भूमि है तो उस पर आप कृषि नहीं कर सकते, मतलब वो अयोग्य भूमि है, कृषि के अयोग्य भूमि है, और जो लोकल लैंग्वेज है वहां पर इसको बोला जाता है डांग। चंबल बेसिन की जो लोकल जगह है वहां पर इसको डांग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना करौली का। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली। डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर ABCD करौली को आपको टिक लगा देना है, ठीक है। बीहड़, बीहड़ के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। बीहड़ क्या है कि मतलब जो नदी प्रवाह है उसमें अवनालिका अप्रदन। अच्छा, अप्रदन के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी। वैसे तो अप्रदन के बारे में पढ़ते हैं अलग से। जो है मृदा के अंदर वायु से अप्रदन होता है, मृदा का अप्रदन होता है, अवनालिका अप्रदन भी होता है, और चादरी अप्रदन भी होता है। अलग अलग प्रकार हैं अप्रदन के, मृदा के अंदर पढ़ते हैं इसका। तो अवनालिका अप्रदन से जो गहरी घाटियां बनती हैं वो बीहड़ कहलाती हैं। मृदा वाला पार्ट है उसके अंदर आपको डीप में बताया जाएगा कि अप्रदन क्या है, ठीक है। छिपिका क्या है, नदी मार्ग जहां की नदी का ढाल अधिक हो, मतलब स्लोप जहां बह रही है नदी उसका ढाल ज्यादा है, उसको बोलते हैं छिपिका। बेसिन के बारे में काफी लंबी चर्चा होगी है बेसिन के बारे में, कि नदी जहां पर फ्लो कर रही है उसके आसपास का एरिया, और ये श्योरली उपजाऊ ही होगा अगर नदी बह रही है तो, ठीक है। चंबल बेसिन कंप्लीट कर लिया अपन ने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं यहां पर उनको नोट डाउन करते जाना है साथ में। छप्पन बेसिन या माही बेसिन, मतलब जहां से माही नदी प्रवाहित करती है। मिट्टी का ध्यान में रख लेना, वैसे तो विशेष बताया जाएगा, मिट्टी सारी जो आपको मृदा के प्रकार हैं उनके अंदर बताया जाएगा। लाल मिट्टी का प्रसार है यहाँ पर, औसत ऊंचाई यहाँ की 200 मीटर से 400 मीटर तक, ठीक है। अच्छा, कांठल नाम काफी बार आता है माही के अंदर। जो प्रतापगढ़ वाला एरिया है इसको बोलते हैं, प्रतापगढ़ वाला एरिया है उसको बोलते हैं कांठल। माही को कांठल की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये वहाँ उस एरिया के अंदर प्रवाहित होती है, प्रतापगढ़ वाले एरिया के उसके अंदर प्रवाहित होती है, तो उसको ये बोल देते हैं कांठल की गंगा, ठीक है। छप्पन का मैदान, ये कहाँ से कहाँ तक, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 जो नदी नालों का समूह है उसको बोला जाता है। अच्छा, छप्पन का मैदान से मेरे को याद आ गया, मैंने आपको 56 की पहाड़ियाँ भी बताई थी, 56 की पहाड़ियाँ ही बताई थी, उसके अंदर मैंने नाकोड़ा पर्वत भी बताया था। तो जो वापस माइंड के अंदर सर्कुलेट करते रहना है चीज़ों को, ठीक है। पॉइंट्स लिखते जाना सारे। 56 के बारे में मैदान, इसके बारे में बताया। और जो माही बेसिन के बाद में अपना नेक्स्ट कौन सा आता है, बनास बेसिन।
मतलब जहाँ से बनास नदी प्रवाहित करती है। ऊंचाई एवरेज आप कोई खास याद नहीं है, ऊंचाई के बारे में सबसे ज़्यादा अरावली वाला याद रख लेना, और अरावली के अंदर जो चोटियाँ हैं और दर्रे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनास बेसिन के अंदर आप दो ये जो मैदान आते हैं, दो, एक तो मालपुरा करौली का और एक मेवाड़ का। कहाँ पर है इनका विस्तार, कहाँ पर है मेनली, मालपुरा करौली का और मेवाड़ का। मालपुरा करौली के अंदर जो मालपुरा टोंक वाला सवाई माधोपुर करौली वाला एरिया है वो है, और मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ जो आपको ये 3 जिले हैं उनके बारे में याद रखना है कि भीलवाड़ा, सापुड़ाऊ, चित्तौड़गढ़, ये 3 जिलों के बारे के अंदर आप में ध्यान में रखना है। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेगा कि मालपुरा का मैदान का विस्तार किन जिलों के अंदर है, मेवाड़ का मैदान का विस्तार किन जिलों के अंदर है, मोस्टली ये पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, बाणगंगा बेसिन, जो मैं आपको ये पूर्वी मैदानी प्रदेश बता रहा हूँ, इसके अंदर लास्ट वाला है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी मेनली जो है जयपुर के अंदर प्रवाहित करती है, जयपुर वाला एरिया, जयपुर दौसा वाला एरिया, तो विस्तार भी उनमें ही होगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर नदी प्रवाहित कर रही है उसका बेसिन का एरिया भी वही है। तो देखना मैप के अंदर बता रहा हूँ इसको मैं आपको, ये बाणगंगा का मैदान ये रहा, ये वाला एरिया बाणगंगा मैदान, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर बाणगंगा मैदान ये यहाँ पर लिखा हुआ। मैप को साथ में लेकर के बैठना है ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर दो, ठीक है, वरना अदरवाइज विस्तार ऐसे करके लिखते जाओगे याद नहीं रहेगी ये चीज़ें। कहाँ पर, वही जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, डीग और भरतपुर। डीग अभी पहले जो है भरतपुर के अंदर आया करता था, अभी अलग जिला बना दिया गया भरतपुर को, भरतपुर से अलग कर दिया गया डीग को, ठीक है। ये अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश हुआ। इसके बाद में लास्ट जो भौतिक विभाजन मैंने किया था, 4 भागों में मैंने डिवाइड किया था। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा जो आपका मैदानी प्रदेश था, और चौथा जो था पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हम बोलते हैं। तो चौथा जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 4th वाला जो विभाजन हमारा भौतिक विभाजन है, कितना एरिया था, 6.89, काफ़ी बार बता चुका हूँ, 6.89, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है हाड़ौती का पठार, आप बोलोगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों नाम एक ही है, इसको ही हाड़ौती का पठार बोला जाता है, और ये ही जो है यहाँ पर लिख लिया है, याद नहीं रहता है तो लिख सकते हैं। कितने जिलों के अंदर विस्तार है ये देख लेना। अच्छा, यहाँ की जो मृदा है ना वो काली मृदा है, देखो ये रेतीली मृदा है, इधर जो उदयपुर वाला एरिया है लाल मृदा है, यहाँ पर इधर हाड़ौती वाला एरिया है इसके अंदर काली मृदा है। बाकी सारी जो मृदा का क्लासिफिकेशन है वो मृदा के अंदर स्पेशली हम सारा जो मृदा के टाइप्स हैं वो लिखने जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रख लो कि यहाँ मिट्टी जो है काली, कपाशिया, रेगुर, इसी काली मृदा है, इसी के नाम है कपाशिया, रेगुर, ठीक है। और वर्षा की मात्रा सिंपल सी बात बताई कि यहाँ कितना 0 से 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है इस दिशा के अंदर, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु है, यहाँ पर शुष्क जलवायु है, यहाँ पर अति आर्द्र है, ये आर्द्र जलवायु है। जलवायु के अंदर पूरा बताया जाएगा ये कि किन किन प्रदेशों के अंदर कैसी कैसी जलवायु है, उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में आ रही है, ये आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं एक आपको जो है वर्षा के बारे में भी बता देता हूँ कि वर्षा के अंदर देखो कि एक तो मानसून जो बनता है, मानसून के बारे में और आगे डीप से बताएंगे, लेकिन मानसून की एक बार चर्चा कर देता हूँ। देखना, एक तो आता है अरब सागरीय मानसून, ये अरब सागरीय मानसून आता है, यहाँ ये अरावली के पैरेलल निकलता है, ठीक है। 2 प्रकार के मानसून राजस्थान के अंदर आते हैं। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी से मानसून, मतलब एक तो वो पानी है जो अरब सागर से आएगा और हिमालय पर टकराएगा, ठीक है। दूसरा है जो बंगाल की खाड़ी से आएगा और वो राजस्थान से टकराएगा। अच्छा, इस रेतीले मरुस्थल है, इसकी क्या दिक्कत है देखना कि यहाँ पर अगर अरब सागर से नीचे, ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है, यहाँ नीचे अरब सागर है गुजरात, और इसके नीचे अरब सागर वाला एरिया, तो यहाँ से अगर पानी उठ के आता है तो ये अरावली कैसी है, पैरेलल है इसके, तो इसके पैरेलल निकल जाते हैं बादल, बादल इसके पैरेलल निकल जाते हैं, बारिश होती नहीं है। अच्छा, अरब सागर वाला मानसून है, ये इसके पैरेलल निकल जाते हैं, तो फिर पूरे राजस्थान में कहीं पर नहीं होती होगी। फिर अकेला ये तो नहीं है कि मरुस्थल जो मैंने पश्चिमी वाला एरिया बताया वो तो पूर्वी वाले एरिया के अंदर भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है कि ये अरब सागर वाला मानसून है, इससे न के बराबर वर्षा होती है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी ये पठारी प्रदेश, इसमें मैंने बोला है ना 80 से 120, ये 80 से 120 कहाँ से पानी आता है, ये वाला पानी जो बंगाल की खाड़ी से बारिश हुई है यहाँ से आया है ये पानी, ना कि अरब सागर वाला,
ठीक है, यहां से ये पानी आया पैरेलली निकल गया सीधा का सीधा, यहां से जो आया बंगाल की खाड़ी, इधर वाला एरिया है ये बंगाल की खाड़ी, यहां से जो पानी उठ करके आया वो डायरेक्ट यहां से आके बादल टकरा रहे हैं, ये अरावली यहां पर, ठीक है, ये अरावली यहां पर, ये यहां पर टकराए बादल, और इस वाले एरिया के अंदर, नीचे वाले एरिया के अंदर बारिश हो गई और इधर वाला एरिया सूखा रह गया। तो ये जो एरिया है इस पर तो डबल मार हो गई ना, कि अगर अरब सागर वाला है वो भी सीधा ही निकल जा रहा है और बंगाल वाला भी इधर ही टकरा के उधर वाली साइड ही बारिश कर दे रहा है, इधर वाला एरिया है जो पश्चिम वाला एरिया उस साइड में बारिश नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो मैंने आपको एक टर्म यूज किया था जब मैं आपको जो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा रहा था कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, मैंने टर्म यूज किया था अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। आप नोट्स बना रहे हो तो आपने लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या था वृष्टि छाया प्रदेश का, कि दक्षिण वाला जो है बंगाल की खाड़ी से जो ये यहाँ पर मानसून आया है वो यहाँ से टकरा कर इधर रह गया, अरावली की छाया आ गई, इधर तो बारिश हुई नहीं, पश्चिम वाली साइड तो बारिश हुई नहीं, तो ये छाया आ गई इसकी, मतलब इस वाली साइड तो टकरा के बारिश हो गई है, उधर वाली साइड बारिश हो ही नहीं रही है। इसलिए मैंने एक टर्म यूज किया था यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अभी क्या कॉन्सेप्ट है। हाड़ौती का पठार जो मैंने बोला अभी आपको, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है विंध्य कगार और एक है डंकन लावा पठार। इन दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब जो लोकेशन है उसके बेस पर कुल मिला के कि विंध्य कगार कौन सा है और आपका जो है डंकन लावा कौन सा है। यहाँ पर ये विंध्य कगार वाला दे रखा है, विंध्य कगार, और नीचे वाला जो है एमपी वाली साइड में ये वाला कौन सा है आपका डंकन वाला, डंकन लावा पठार। इसके अंदर ही डंकन प्लेट्यू भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये दो इसके अंदर मेनली क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन को मैंने आपको इनिशियल में लिखा दिया था कि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन अब मैं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट वाइज करते जा रहा हूँ। इसको इनिशियल के अंदर मैंने सारों को एक साथ में लिखाया था। फर्स्ट वाला पेज मतलब जो मैंने थ्योरी डिस्कस की थी, अल्फ्रेड वेगनर वाली जो थ्योरी डिस्कस की थी, उसके जस्ट बाद में मैंने इसका आपका क्लासिफिकेशन लिखाया है, तो वो देख लेना। तो किस सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं वो आपको ध्यान में रहेंगी। ठीक है, तो विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि किसके अंदर पढ़ रहा हूं? हाड़ौती का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसके अंदर दो भाग लिखाए थे मैंने, विंध्य कगार लिखाया था और डंकन लावा पठार लिखाया था। तो उसके अंदर पहला वाला पढ़ रहा हूं मैं, जो लास्ट वाला पोर्शन था फोर्थ के अंदर, उसमें पहला पार्ट है विंध्य कगार भूमि। कौन सी है विंध्य कगार भूमि, और इसके अंदर विंध्य कगार के अंदर आपको पूछा क्या जाता है वो इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा विंध्य कगार के अंदर ये ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ये चीज, ये क्वेश्चन पुट करता है सीधा सीधा विंध्य कगार के अंदर, महान सीमा भ्रंश, ये सबसे ज्यादा पुट करता है इसके अंदर। समझ रहे हो? महान सीमा भ्रंश। अच्छा, क्या है ये महान सीमा भ्रंश? अरावली और विंध्याचल दो पर्वतमालाएं आकर के मिलती हैं। अब उनके बीच में आप ये मानो कि दर्रा है, दर्रा तो एक छोटा सा एरिया जहाँ पर मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, लेकिन ये दर्रा बहुत ज़्यादा खिंच जाए मान लो, तो क्या बोलोगे आप इसको? ये मतलब लंबी दूर में, लंबी दूर भी कितना देखना, बेगू चित्तौड़गढ़, ऊतरी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये देख पा रहे हो कितने जिले हैं? यहाँ से लेकर के ये एरिया, यहाँ से लेकर के ये पूरा ये एरिया यहाँ तक। अब इतना बड़ा कोई दर्रा थोड़ी होता है, इतना बड़ा कोई दर्रा थोड़ी होता है, हैं? इसको क्या बोलोगे? ये है महान सीमा भ्रंश। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि विंध्य कगार भूमि के अंदर आता है। किन जिलों के अंदर विस्तार है ये भी पूछ सकता है, पूछेगा, पूछ सकता नहीं, पूछेगा। ये विस्तार जो है इन जिलों के अंदर है। अब आपको पता रहेगा कि लोकेशन है कहाँ की, वरना आप चले जाओगे यहाँ पर पश्चिम वाले एरिया के अंदर कि है कहाँ पर ये। समझ रहे हो बात को? आपको पता होना चाहिए महान सीमा भ्रंश है, तो आपका माइंड डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन कौन से जिले आते हैं उनका लिख रखा है कि ये वाले जिले आते हैं। समझ रहे हो बात को? और है क्या ये महान सीमा भ्रंश? अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन के कारण महान सीमा भ्रंश। एक बात और ध्यान में आ रही है, मैंने आपको रणथंबोर के बारे में बताया था। रणथंबोर में मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि यहाँ पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं एक साथ मिलती हैं वहाँ पर। कहाँ पर? रणथंबोर के अंदर। तो याद रखना इस वाला पॉइंट, इससे रिलेटेड करता हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट वाला है जो सेकंड, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर डंकन लावा पठार। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बाद में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पठार के बारे में लिखाऊंगा। उन महत्वपूर्ण पठार की में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जैसे उड़िया का पठार है, अब उड़िया का पठार कहाँ पर है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, भूमठ कहाँ पर है, भोराट कहाँ पर है, ये डायरेक्ट ऐसी टर्म्स हैं। अब ये आप मानचित्र में देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ये आपको बाकायदा लिखनी पड़ेंगी पॉइंट वाइज। ये जो भी मैंने आपको पठार लिखा है उनको एक साथ लास्ट में लिखा दूंगा। लास्ट वाला पॉइंट देखना, सबसे लास्ट का पॉइंट चल रहा है आपका जो भौतिक विभाजन है, उसमें 4 मैंने डिवीजन बांटे और चौथा डिवीजन था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और उसके अंदर भी 2 पार्ट थे। उसमें दूसरा वाला पार्ट है डंकन लावा पठार। ठीक है, तो डंकन लावा पठार का विस्तार कहां पर है, मिट्टी वही काली मृदा, क्यों, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके अंदर सारी मृदा ही काली है। ठीक है, और औसत ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई का कोई इतना खास नहीं है, आप मृदा के अंदर वापस रिपीट हो जाएगा। विस्तार आपको मेनली जो है यहां से पता लग जाएगा कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा वाला प्रदेश है। ठीक है, बेसिक जानकारी थी। बेसिक भी तभी याद रहेगा जब मानचित्र आपको ध्यान में हो, वरना बेसिक वाला भी ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियां। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में बताता हूं आपको। देखो, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उनका विस्तार कहां पर है कहां पर मुकुंदरा की पहाड़ियां, और किस पर्वतमाला का विस्तार है, ये दोनों पॉइंट आप याद रख लेना। अच्छा, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उनसे एक चीज और बताता हूं मैं आपको। एक तो है जो नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, वो पूछता है, और ये पूछता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब मुकुंदरा की पहाड़ियां पूछता है तो आप लिखोगे कि कोटा झालावाड़ के अंदर। अच्छा, आपको पूछ लेता है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये अगर आपको पूछता है राष्ट्रीय उद्यान, वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वापस लिखाएंगे, लेकिन एक कंपैरिजन स्टडी जिससे आपको याद रहे। ठीक है, कंपैरिजन स्टडी जरूरी है। कोटा चित्तौड़गढ़, ये 2 जो जिले हैं उनका नाम आता है मुकुंदरा जो राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा वाला राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, ये अभी भी है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। मुकुंदरा की पहाड़ियां आप जो है वो ध्यान में रख लेना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर कोटा झालावाड़ में इनका विस्तार है, और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका जो है ये विस्तार है मुकुंदरा। अच्छा, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको मैं बता रहा था, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान इससे रिलेट कर रही है टर्म, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, कब बना था, 9 जनवरी 2012 के अंदर, कोटा चित्तौड़। अच्छा, वो कौन सा बताया आपको, मुकुंदरा हिल्स के बारे में बताया, वो आपको कोटा झालावाड़ करनी है। ठीक है, मेनली यहाँ की जो खास बात है ना, ये मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है, गागरोनी तोते मिलते हैं यहाँ पे। गागरोन का किला भी पढ़ोगे आप यहाँ पर, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर कला संस्कृति में आता है, गागरोन का किला, उसके बारे में, उससे रिलेटेड है गागरोनी तोता। इसकी खास बात क्या है कि ये जो मानव की आवाज़ निकालता है, कई तोतों को आप सुना होगा कि वो रिपीट करते हैं आवाज़, तो यहाँ की खास बात है कि ये जो तोते जो हैं मानव आवाज़ की नकल करते हैं, ये खास बात है मुकुंदरा हिल्स की जो नेशनल पार्क है उसके बारे में। टर्म्स रिलेट कर रही थी इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में देखना आप शाहबाद का उच्च क्षेत्र, 2 टर्म्स हो रहे हैं जिनके बारे में आप पढ़ लेना कि शाहबाद का उच्च क्षेत्र, ये आपको पूछ लेता है कि किस शेप का है और कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो जो रामगढ़ कस्बा 12 है उसके अंदर है, और ये हॉर्स शू, घोड़े की नाल, क्या होती है घोड़े की नाल, ये जो घोड़े के जो पैर हैं उनके नीचे लगाई जाती है, घोड़े की जो पैर हैं जिसे टिक टिक की आवाज़ आती है घोड़े की, वहाँ पर ये आप देखा होगा आपने, इस टाइप से ये होती है नाल। तो इस शेप की जो है वो है शाहबाद उच्च भूमि। कहाँ पर है, 12 के अंदर है, और किस शेप की है। ठीक है, और कौन से एरिया में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। ठीक है, डंकन का पठार, डंकन लावा पठार है उसके अंदर है डंकन का पठार। ठीक है, तो दक्षिण भारत का प्रमुख भूभाग इसी पठार पर है। आकृति कैसी है वो याद रख लेना आप, आकृति कैसी है, और ये जो है उत्तर की सीमा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला का निर्धारण करता है। कौन सा, एमपी के अंदर आता है आपका डंकन प्लेट्यू, दक्षिण लावा पठार का ही भाग है। ठीक है,
शाहबाद उच्च भूमि के बारे में नोट डाउन कर लेना और उसका विस्तार कहाँ पर है उसके बारे में लिख लेना, ठीक है। तो ये अपना जो टोटल था, मैंने आपको बताया कि जो भौतिक विभाजन है वो 4 भागों के अंदर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश मैंने आपको आज जो क्लास में फर्स्ट बताया, उसमें मैदानी प्रदेश है, बेसिन का एरिया है, तो वहाँ पर खाद्यान्न ज़्यादा होगा। तो खाद्यान्न का कटोरा भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से उसको खाद्यान्न का कटोरा भी बोलते हैं, जो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको। इसके बाद में मैंने आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बताया। अब लास्ट देखना कि आप कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट के अंदर आप इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लेना। ये लास्ट वाली, ये टॉपिक के एंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पठार हैं, 4-5 पठार हैं, उनको मेनली आप नोट करना। पहला बता रहा हूं मैं आपको, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया के पठार के बारे में एक बात तो याद रखना। अच्छा, एक गुरु शिखर मैंने बताया था, कितनी बताई थी? 1722 मीटर। ये गुरु शिखर है, इसके निचले तल पर स्थित है ये उड़िया का पठार, ठीक है। और सबसे ऊंचा पठार है, ये ध्यान में रखना उड़िया के पठार के बारे में। भोराट, भोमट और ऊपरमाल, 3 पठार हैं, भोराट, भोमट और ऊपरमाल। अब इन दोनों टर्म से ना, भोराट और भोमट, इनके अंदर कंफ्यूजन होएगा। जहां पर ये ठह आ रहा है, एग्रेसिव मजबूती लग रही है ना, भोराट जहां पर आ रहा है वो महाराणा प्रताप की कर्म भूमि है, ये कर्म स्थली है। सबसे ऊंची चोटी जरगा, जरगा के बारे में मैंने बताया था आपको, सबसे ऊंची चोटी जरगा जो है वो यहां पर है। कहां पर? आपके भोराट के पठार के अंदर, ठीक है। सबसे ऊंची जो है जरगा, यहां की भोराट के पठार की बात कर रहा हूं कि जरगा यहां पर सबसे ऊंची है। अच्छा, जरगा की आप 5-7 लिखवाए थे मैंने, ज्यादा तो लिखवाए नहीं है। तो जरगा की आप जो ऊंचाई है वो बता दो कितनी है, जरगा की ऊंचाई कितनी है? सही है, 5-7 लिखवाई, ज़्यादा नहीं लिखाई आपको। जो मेनली मैं आपको बता रहा हूँ कि दक्षिण अरावली और दक्षिण अरावली के अंदर जो भी चोटियाँ 5-7 लिखवाई वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी ऊंचाई के साथ में याद रख लेना उनको, ठीक है। तो बोराट का पठार है, उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक है, इसका विस्तार है, ठीक है। भोमट का पठार है, ये जो दक्षिण में जो एरिया है वागड़ प्रदेश, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके नीचे वाला जो एरिया है, मतलब जो डूंगरपुर बांसवाड़ा मेनली, उसको वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। ये पुराने नाम है, डूढाड़ वागड़ प्रदेश है, योद्धे प्रदेश है, वो पुराने नामों के अंदर आपको बताएंगे कौन कौन सा आता है। फिलहाल के लिए ध्यान में रखना, भोराट का पठार जो है किन एरिया के अंदर विस्तृत है। एक ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार भी आपको जो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ोगे आप हिस्ट्री के अंदर, वो काफ़ी बार आएगा ऊपरमाल का पठार के बारे में। ऐतिहासिक जगह है काफ़ी, विस्तार ध्यान में रख लेना कि ये जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, ठीक है ना। ऊपरमाल के पठार के बारे में आप जो पढ़ते हो ना, किसान आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन, उसमें आता है काफ़ी बार ऊपरमाल के पठार के बारे में। तीनों का विस्तार कहाँ पर है इनके बारे में ध्यान रख लेना, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 लिखवाएं आपको पठार मेनली। 1-2 और देख लो आप कि मेसा का पठार, ये मेसा का पठार है, इस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। अच्छा, दुर्ग जो हैं ज़्यादातर जो पर्वत श्रृंखलाएं हुआ करती थी इन पर ही थे। चिड़िया टूक पहाड़ी है, कौन सा है उस पर चिड़िया टूक पहाड़ी पे? मेहरानगढ़ का। मैंने आपको बताया था त्रिकुट पहाड़ी, एक त्रिकुट पर्वत बताया था। त्रिकुट पर्वत तो किस लिए बताया था? केला देवी वाले के लिए बताया था। और त्रिकुट पहाड़ी बताया था, वो किसके लिए बताया था आपको? त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत दोनों याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, मेसा का पठार, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मेसा के पठार के बारे में आपको ये जो है स्थापत्य कला के अंदर भी बताया जाता है वैसे। लसाड़िया का पठार और याद रख लेना आप। जो लसाड़िया का पठार है वो कटा फटा पहाड़ है, मतलब बीच बीच से कटा हुआ है। वैसे अरावली है, अरावली भी अपने आप में सबसे पुरानी है, मतलब हिमालय तो नया पर्वत श्रृंखला है, अरावली है वो अपने आप में भी कटी फटी हुई है। और उसमें भी जो ये लसाड़िया का पठार है वो कटा फटा पहाड़ है, सलूम्बर के अंदर आता है। पहले उदयपुर वाला एरिया हुआ करता था, सलूम्बर का एरिया है ना,
जो सलुम्बर के एरिया के अंदर यहाँ पर ये वाला एरिया सलुम्बर, यहाँ पर ये लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। बस आप सिंपली ये ध्यान में रखना है कि है कहाँ पर, ठीक है, और है क्या है एक्चुअली, ये कटा फटा पहाड़ है, उसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी अपनी, जिसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई, जो भौतिक विभाजन के अंदर दो बच गए थे। मैंने आपको बताया था कि ये 10-10 पॉइंट है इनके अंदर इम्पोर्टेंट, जो पठार हैं इम्पोर्टेंट वो बताए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जो चारों बेसिन थे उनके बारे में, बेसिन के बारे में जो टर्म्स हैं उनके, कि आपको डांग क्या होता है, बीहड़ क्या होती है, उसके बारे में आपको बताया मेनली। और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके बारे में, कि कौन कौन से एरिया हैं उसके अंदर, विंध्य कगार वाला है, डंकन लावा पठार है, उनके बारे में बताया। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने पॉइंट वाइज लिखे हुए थे, सारों को पॉइंट नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर। नेक्स्ट अब प्रश्नावली पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि लेक्चर 2 पार्ट में होगा सारे। पहला नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, पॉइंट टू पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्नावली, तो यहाँ पर आप अपना जो है भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन का जो मेनली जो है शॉर्ट नोट्स है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, थ्योरी मैटर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन जो प्रश्नावली पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखना कि पहला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? आंसर करो कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग क्या कहलाता है। आपको मैंने ये 3 टर्म तो लिखाई है, ये चौथी वाली नहीं लिखाई, तो सारे पॉइंट्स आप लिखो, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखाई है, क्योंकि सारे टर्म्स पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। जो क्वेश्चंस है उसके अंदर ऑप्शंस को बाहर निकालना आना चाहिए। जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर आप जो पढ़ोगे वो सारा ही आपको एज इट इज आप पूरा जो 100% कवर कर लोगे। आप एग्जाम से जो ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन के, उनसे कैसे बाहर निकाल पाते हो, वो ट्रिक है। अच्छा, आपको मैंने ये बताया, भोमट बताया, गिरवा बताया, मगरा बताया। आपको अगर तीनों क्लियर हैं, भोमट क्या है, गिरवा क्या है, मगरा क्या है, तो आप इजीली आंसर कर दोगे कि ये तीनों तो नहीं है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये तीनों तो नहीं है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अच्छा, गिरवा बताया, गिरवा से कुछ याद आ रहा है? उदयपुर में बताया था मैंने, तस्तिरुनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में बताया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मेवल। मेवल आप याद रख लेना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग है, उसको बोलते हैं मेवल, है ना। मेवल के बारे में बताया नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन क्वेश्चन से ऑप्शन कट करने आने चाहिए कि ये 3 तो नहीं है तो चौथा होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है जो आप क्वेश्चंस करने की, इसीलिए वजह से आपको प्रश्नावली कराई जा रही है। अदरवाइज तुम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट कर सकता था कि एज इट इज गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, जरगा की लंबाई कितनी, जो ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, वो भी आपको डायरेक्ट बता सकता था। लेकिन ये ट्रिक जो है कैसे क्वेश्चन से आप निकालोगे ऑप्शंस को, वो आना चाहिए आपको। अच्छा, भोमट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि दक्षिणी पूर्वी, ये तो लिखाया हुआ आपको, गिरवा भी लिखाया हुआ है और मगरा वाला भी लिखाया हुआ है, ये तीनों तो लिखाए हुए हैं, मेवल ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, मगरा क्षेत्र लिख लो आप इसको। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है कब प्रारंभ हुआ? काफी पूछता है, पुराना है मगरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम, लेकिन अभी भी इसके बारे में लगातार फ्रीक्वेंटली पूछता है, मतलब 2022-23 और अभी भी आपको वापस भी पूछेगा। ये मगरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम है, किस में आया? तो 2005 से। डायरेक्ट आपको सन याद रखनी है, योजना के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे राजस्थान का जो ये भूगोल है, ये मेनली स्टैटिक तो रहता ही रहता है, इसके साथ में आर्थिक समीक्षा भी जुड़ी हुई रहती है। जो करंट के डाटा हैं वो ऐड करके आपको ज्योग्राफी के अंदर पूछता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है, जो आर्थिक समीक्षा है उसके अंतर्गत जो है आता है। तो मैंने आपको ऑप्शन बी बता दिया। अच्छा, किन जिलों के अंदर? 5 जिलों के अंदर, ठीक है, 16 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? आंसर करो इसका। सारे अननोन लगेंगे आपको, बाकी क्वेश्चन, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो अननोन लगेंगे आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन आपको मैंने एक जो मरुस्थल की जो ट्रम लिखाई थी मैंने आपको, उसके अंदर मैंने आपको 3 ट्रम बताई, इर्ग बताया, हमादा और रेग। अब तीनों के बारे में आपने पढ़ा है अगर,
कि इर्ग को मैंने बोला था कि महान मरुस्थल को बोला जाता है, हमादा किसको बोला जाता है, तो पथरीला मरुस्थल है उसको बोला जाता है, रेग किसको बोला जाता है, जो इर्ग और हमादा का मिक्सर है, जो मिश्रित मरुस्थल है उसको बोला जाता है। उसके अंदर मैंने हमादा का एक डायग्राम बना के आपको बताया था, ये बताया था मैंने एक, आपने नोटबुक के अंदर अगर नोट किया हो तो हमादा बताया था मैंने आपको। यहां पर मैंने लिखा था पोकरण, ठीक है, ये मैंने लिखा था फलोदी, और इधर मैंने आपको लिखा था बालोतरा, बालोतरा। और मैंने कहा था कि इनके बीच का ये एरिया है ये हमादा है। क्या है हमादा? पथरीला एरिया है। तो जो पथरीला है वो बालू का स्तूप मुक्त तो होगा ही ना। जो पथरीला एरिया है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, कि जो पथरीला एरिया है वो बालू का स्तूप मुक्त तो होगा ही। मतलब जहाँ पर पत्थर हैं वहाँ बालू का तो नहीं होंगी, ठीक है ना। तो लॉजिक बेस पर आप आंसर करोगे। हर बार क्वेश्चन एज इट इज़ आपकी लैंग्वेज में से आए, क्वेश्चन जो आप लिखा है उसमें से एज इट इज़ आए, वो नहीं है। आपको जितना लिखा है उसको पूरा एकदम से कंठस्थ कर लेना है, और उससे एक्सट्रैक्ट निकालना आना चाहिए, आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन निकाला कैसे जाता है, ऑप्शन, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है। ये आपको मैंने हाथीगुड़ा भी लिखाया है, फुलवारी भी लिखाया है, देवबारी, केवड़ा की नाल, नाल भी दर्रे को ही बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। इसके अंदर कौन सा वाला उदयपुर के नहीं, अंदर नहीं है। अच्छा, एक मैंने देसूरी करके बताया था आपको, देसूरी कहां पर है? देसूरी पाली के अंदर बोला था मैंने आपको, याद है? देवबारी और देसूरी कंफ्यूज नहीं होना इससे। उदयपुर के अंदर कौन सा वाला नहीं है बताओ? तो ये हाथीगुड़ा वाला है वो राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ के पास में। बाकी सारे जो हैं वो उदयपुर के अंदर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर है और विस्तार कहां पर है, दोनों चीजें याद रखनी है, कि कौन सी लोकेशन है और विस्तार भी याद रखना है। विस्तार भी आपको साथ में लिखा है मैंने। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या है कि असत्य कथन जो है निकालना है। लसाड़िया पठार जयसंबंध झील के पूर्व में है। दूसरा बोला हुआ है कि गोरमजी मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। मैंने आपको 2 या 3 लिखाए हैं, आपको जो चोटियां हैं 3 चोटियां लिखाई हैं मध्य अरावली के अंदर, और 2 दर्रे लिखाए हैं मध्य अरावली के अंदर। केवल 5 पॉइंट्स लिखाए हैं आपको, ठीक है। उन्हीं में से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, आप देख लो। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। देखना, 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, उसके बाद में 56 का मैदान आज आपको बताया था, और उसमें बोल रहा है कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। शिवपुर घाट बर व अरावली के मध्य, बर है मध्य अरावली के दर्रे हैं, ठीक है। तो अब आपको जितना लिखा है वो पॉइंट अगर आपको कंठस्थ हैं तो आप इसमें से असत्य कथन निकाल सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि ये थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ आपका ये कन्फर्म गलत है। समझ रहे हो बात को? कहां से कहां तक है इसका विस्तार मैंने बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जिले में बताया था। और ये यहां पर क्या बोल रहा था? चित्तौड़गढ़। निकाल लिया ना क्वेश्चन को। असत्य कथन आपको निकालना आना चाहिए कि कौन सा वाला है। 56 के मैदान का विस्तार बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। ये पॉइंट आपको मैंने लिखवाया है यहां पर, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जो है 56 के मैदान के बारे में आपको नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है, तो आप यहां से क्वेश्चन का जो है राइट आंसर निकाल लेंगे। एक चीज, एक क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है, वो आप एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। एक नाम आता है बाप फोल्डर बेड। बाप फोल्डर बेड ये कहां पर है? पहले जोधपुर में हुआ करता था, पहले जोधपुर में हुआ करता था। अब वर्तमान में फलोदी को अलग जिला बना दिया गया है। तो वर्तमान में ये
फलोदी में आता है, ठीक है। वर्तमानी में जो है फलोदी के अंदर आता है। इसको भी आप नोट डाउन करके रख लेंगे, नोट्स के अंदर नोट डाउन करके रख लेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। अब आज की कक्षा से मैं आपको प्रश्न करता हूं, सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? डोर पर्वत, मुकुंदरा पहाड़ियां, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत। इन 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा वाला सही ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक है। राइट आंसर को पिन कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा जो पूरा भौतिक विभाजन है, राजस्थान का भौतिक विभाजन, वो पूरा कंप्लीट होता है। एक बार शॉर्ट के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं उनको बता रहा हूँ, माइंड के अंदर सर्कुलेट करना सारे पॉइंट्स। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? शुष्क मरुस्थलीय, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। इसके बाद में आता है पार्ट 20 में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके अंदर 4 जो मैदान आते हैं। पहला घग्गर, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि, लगभग 300 से 500 मीटर तक जो है नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई है, एलिवेशन है उसका। और 4th जो आता है गोडवार प्रदेश या लूणी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया आपको जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो दिया। बालू का स्तूपों के प्रकार पूछ लेता है कई बार। अनुदैर्ध्य, रेखीय है, पैराबोलिक शेप के अंदर है, अनुप्रस्थ वाला है, बरखान वगैरह है, सीफ है। ये सारे इनके अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं कि इनमें से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, और आपका जो मैंने बताया है आपको नागौरी उच्च भूमि है, कुबड़ पट्टी वगैरह के बारे में बताया, इसमें गोडवार प्रदेश है इसके बारे में बताया। तो जो जो पॉइंट्स 2-2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद में मैंने अरावली के बारे में बताया। अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 पार्ट अरावली, उत्तर, मध्य और दक्षिण। एवरेज कितनी हाइट है? 450, 700 और 1000 मीटर की ऊंचाई इनकी, मतलब एवरेज अरावली की ऊंचाई कौन सी वाली अरावली की कितनी है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटियां हैं, 5 या 6 चोटियां लिखाई हुई हैं। दर्रे मध्य अरावली के अंदर सर्वाधिक हैं। कौन कौन से दर्रे हैं उनको लिखना है आपको। गोरम घाट दर्रा, कामली घाट दर्रा, वो सारे आपको लिखाए हुए उनको लिखना है। दक्षिण अरावली के अंदर जो भी चोटियाँ लिखाई गई उनको याद रखना है। दक्षिण अरावली के अंदर जो दर्रे या नाल लिखा है, फुलवारी की नाल है, उदयपुर वाला, जैसे क्वेश्चन भी आया था अभी एक उसके अंदर से, तो आपने देखा होगा अभी, तो उसको ध्यान में रखना है। अरावली के बाद में मैंने आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश बताया, 4 बेसिन जिसके अंदर मैंने आप बताए। चारों बेसिन के अंदर कहाँ कहाँ इनका विस्तार है वो आप मैप में आपको जो भी दिखाया है, इस मैप को आपको साथ में रखना है, राजस्थान के मैप को, और इसमें सारे जो भौतिक विभाजन है उनको लिख लेना है। ये जो मैप आपको लगा रखा है उसके अंदर एज इट इज़ मैप के अंदर आपको मैंने रेतीला शुष्क मरुस्थल कहाँ पर है, अर्ध शुष्क कहाँ पर है, सारे मतलब अरावली है, पूर्वी मैदानी, दक्षिणी पूर्वी पठारी हाड़ होती है, उसको लिख लेना है एज इट इज़, जैसा आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था उस टाइप में आपको मानचित्र के अंदर लिख लेना है, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, अच्छा पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना प्रतिशत था? 23%। और अरावली के अंदर पूछ लेगा कितना है आपको प्रतिशत, वो भी आपको 9% है, याद रखना है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का प्रतिशत 6.89। लास्ट वाला अपना जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था उसमें विंध्य कगार क्षेत्र था और दूसरा डंकन लावा पठार था, तो दोनों को याद रखना है। और इम्पोर्टेंट उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे वो याद रखने हैं। पठार लास्ट के अंदर मैंने उड़िया का पठार, भोराट, बोमट, ऊपरमाल का पठार, भैंसरोडगढ़ से आपका बिजोलिया तक मैंने बताया कि ऊपरमाल का पठार है, वो सब याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा जो भौतिक विभाजन है इसके अंदर आती है कैटेगरी। और जो मानचित्र के माध्यम से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताने का आपको प्रयास किया, सारे पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट, कुछ भी वो कहलाता है वाले स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं, और ना तो याद रहेंगे और ना आप रिवाइज कर सकते हो उनको, ठीक है। तो ये जैसे पॉइंट्स लिखाए हैं उसी सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स को लिखना है, और जो आपका है भौतिक विभाजन यहाँ से कंप्लीट होता है, और यहाँ से 99.99% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो ये लिखाए हैं इन्हीं में से मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो। और क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो बदलती है, अपने को क्वेश्चन का ऑप्शन निकालना आना चाहिए कि 3 गलत कर दें, चौथा अपने आप सही हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। ओके डियर, तो भौतिक विभाजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको अगला टॉपिक जो भी जलवायु या जो कृषि जलवायु प्रदेश है या मृदा है, कोई भी टॉपिक हम ले लेंगे नेक्स्ट वाला, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का भूगोल सेक्शन से। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू।